हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो फटाफट बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ दिखता है, ए प्लस आई टू बी, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू रियल हो, ये अलजेब्रिक फॉर्म होता है। इसके अलावा इसका जो मॉडुलस होता है, मॉड जेड, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना। इसके अलावा अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं रियल पार्ट लिखूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो आते हुए दिखता है, ये आता है मैं ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है ये आता है बी, है ना। कॉन्जुगेट की बात कर ले तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड कॉन्जुगेट, और ये होता है ए माइनस आयोटा बी। इसके अलावा आप जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जब ऐड करोगे तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बनता हुआ दिखता है ना। क्वेश्चन में कभी बोल देता है आपसे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्योरली रियल होगा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो आते हुए दिखेगा। तो प्योरली रियल के केस में ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो इफ जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होता है, जीरो होता है। दिस इंप्लाइज जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जो होता है ये कितना बनता हुआ दिखता है, जीरो आते हुए दिखता है। तो ये इक्वेशंस में बहुत यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये बात हो गई ऐसा कुछ। और जेड कॉन्जुगेट का भी जो मॉड होता है, मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, है ना। और इसके अलावा एक और रिलेशन होता है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे जेड जेड कॉन्जुगेट तो ये कितना आता है, मॉड जेड का होल स्क्वायर आते हुए दिखता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉड जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ये दोनों बातें सेम है। इक्वेशंस वगैरह में आप ये यूज कर सकते हो ना कि जेड स्क्वायर में अगर जेड कॉन्जुगेट लिखना हो तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो यानी रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। जेड वन मान के चलो ऐसा कुछ है, ए वन प्लस आयोटा बी वन, और जेड टू है हमारे पास ए टू प्लस आयोटा बी टू। तो जेड वन प्लस माइनस जेड टू की अगर बात करूँ तो ये बन जाएगा ए वन प्लस माइनस ए टू, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स बी वन प्लस माइनस बी टू बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसा कुछ। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में अगर z1 z2 की बात करें तो जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते थे ए वन प्लस आयोटा बी वन, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए टू प्लस आयोटा बी टू। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए वन ए टू, और बी वन बी टू मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस बी वन बी टू प्लस आयोटा टाइम्स ये बन जाएगा ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बता सकते हो आप और इसका इमेजिनरी पार्ट। वैसे डिवीजन की बात करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली अपन यूज करते हैं यूलर्स फॉर्म, है ना। और एडिशन के लिए अपन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब भी आए तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, यूलर्स फॉर्म यूज करना है डिवीजन केस में भी। और इसके अलावा अगर z1 अपॉन z2 निकालना है वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके, नीचे वाले के। तो z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, मॉड z2 का होल स्क्वायर। तो ये बनता हुआ दिख जाएगा ए वन प्लस आयोटा बी वन, और ये बन जाएगा ए टू माइनस आयोटा बी टू अपॉन में हो जाएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को फिर उसका रियल पार्ट बता सकते हो और
इमेजिनरी पार्ट बता सकते हो। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल का मतलब क्या है कि अगर Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड बीच में एंड आएगा और नहीं, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये दोनों इक्वेशन ट्रू होने चाहिए। इसके अलावा फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालना हो या फिर क्यूब रूट, तो आप क्या एज्यूम करोगे, a प्लस आयोटा बी। अगर मान के चलो स्क्वायर रूट निकालना है तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्यूब रूट निकालना है तो 1/3। तो यहाँ से क्या एज्यूम कर लेंगे 1/n, nth रूट निकालना है तो, है ना। और इसको एज्यूम क्या कर लेंगे x प्लस आयोटा वाई। और फिर यहाँ से आपको पता है कि x प्लस आयोटा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक दोनों साइड पावर n ले सकते हो, तो ये बन जाएगा a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई रेज टू द पावर n बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से आप n की वैल्यू सॉल्व कर लोगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के लिए 4 तक के लिए मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद थोड़ी मुश्किल होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट को अपन एम्पलीट्यूड से भी बोलते हैं कभी कभी। तो दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं, क्या होता है जनरल आर्गुमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको अपन थीटा पी जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा पी की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, -पाई से लेके क्लोज पाई के बीच में होती है ना। और अगर आपने थीटा पी निकाल लिया तो जनरल पाई में पहुंचने का आसान तरीका है 2k पाई प्लस क्या हो जाएगा थीटा पी। ये हमारा जनरल आर्गुमेंट का जाएगा, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, इन चारों क्वाड्रेंट के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला होता है, अगर पहले क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली जो थीटा पी हमारे पास आते दिखता है, ये दिखता है tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड। यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सब जगह मॉड यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने मॉड लगाया, ठीक है। और इस केस में जो आता है हमारे पास थीटा पी इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड। और सी वाले पार्ट में ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आता है थीटा पी ये होता है -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड है। और फोर्थ में आता है थीटा पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड है। तो ये ऐसी कुछ वैल्यू आती हुई दिखती है चारों क्वाड्रेंट में, आपको याद है। और थीटा पी आ गया तो जनरल निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालोगे। जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए ये हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा पी, ठीक बात है। तो ऐसे कुछ अपन आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूलर्स फॉर्म होता है ई की पावर आयोटा थीटा, ये आपको पता है ना कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। उसके बाद ई की पावर आयोटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि बेसिकली अगर एक्स क्यूब माइनस इज इक्वल टू 1 के रूट्स की बात हो रही तो इसके 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसके फैक्टर्स जब बनाओगे तो फैक्टर्स ऐसे कुछ बनता हुआ है x माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फैक्टर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 1 और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो रूट आता है वो 1 वाला रूट यहाँ से आता है, और यहाँ से जो रूट आता है वो कौन कौन सा आता है, ओमेगा एंड, यानी इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं कौन कौन से होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये होती है ई रेज टू द पावर आयोटा 2π/3, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर आयोटा 4π/3 बनते हुए दिखते हैं ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बता सकते हो, ये आती है -1/2 प्लस आयोटा
√3/2 और ये आता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 आता है। क्या ये बात ठीक है? इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो पहली प्रॉपर्टी कि सम ऑफ 1 + ω जो होता है कितना होता है? 0 होता है, राइट। और ओमेगा का 3k का मल्टीपल जो होता है 1 होता है। ओमेगा की पावर 3k + 1 जो होता है, ओमेगा की पावर 3k + 1 जो होता है ये होता है हमारे पास ओमेगा। और ओमेगा की पावर 3k + 2 जो होता है ये होता है ω², है ना। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा जो आता है वो कितना आता है? 0। तो ओमेगा की पावर 3k + ओमेगा की पावर 3k + 1 एंड प्लस ओमेगा की पावर 3k + 2, इसकी जो वैल्यू आ जाती है कितनी आती है? 0 आते हुए दिखते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होता है वो कौन होता है? ω²। एंड ω² का जो कॉन्जुगेट होता है वो ओमेगा होता है। तीसरी चीज, इसके अलावा ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? 1/ω², या फिर ω² को क्या लिख सकते हो आप? 1/ω²। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि 1/ω² जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आप ω² का कॉन्जुगेट, ठीक है। और वैसे ही आप 1/ω को क्या लिख सकते हो? ओमेगा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तीनों का जो मॉडुलस होता है मॉड ओमेगा ये कितना आता दिखता है? 1 आता है। वैसे ही मॉड ओमेगा माइनस ω² का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ω² - 1। तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं? साइड लेंथ होते हैं। कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि कहाँ पे लाई करते हैं? एक सर्कल पे, जिसका रेडियस कितना होता है? 1 आते हुए दिखता है। एक सर्कल बना देते हैं अपन, ये इसी पे लाई करते हैं तीनों। इधर कहीं आता है ये 1 हो गया और 2π/3 ये ओमेगा हो गया, और यहाँ पे क्या आता है? ओमेगा। इसके जस्ट नीचे लाई करता है। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि ये क्या होता है? एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं तो क्या होता है? एक्स एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो लेंथ है, आप बेसिकली ये लेंथ बता सकते हैं ना। ऐसा कुछ बनते हो देखते हैं। ये जो एंगल होता है ये होता है 2π/3। ये जो लेंथ लिखी है यहाँ से लिखी, ये लिखा है ओमेगा माइनस ω² का कॉन्जुगेट। सारे लेंथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये लेंथ भी आप निकाल सकते हो क्योंकि ये लेंथ कितनी होती है? 1 होती है। तो ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? π/3। तो आप ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये वाली लेंथ पता है कितनी है? 1 है। क्या ये बात ठीक है? तो ये ओमेगा के रूट्स और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी। ये प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो ना क्वेश्चंस में। इसके अलावा nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि समथिंग लाइक ऐसा कुछ x की पावर n इज इक्वल टू 1 लिखा है ना। ऐसे इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सेम ही तरीका होता है। सबसे पहले इसके जो रूट्स आते हैं वो कितने, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे हैं? रियल कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे जो रूट्स आते हैं n पावर है तो n रूट्स आते हैं, और वो कैसे होते हैं? रूट सारे के सारे जीपी में होते हैं। ऐसे करते करते अल्फा की पावर n-1 तक। और x की पावर n-1 का जो फैक्टर होता है वो बनता है x-1, और ये बनता है x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 से लेकर कहाँ तक? +1 तक बनता हो दिखता है। तो इससे एक रूट आता है विच इज 1, और इससे जो रूट आता है वो आता है अल्फा अल्फा क्यूब से लेकर अल्फा की पावर n-1। निकालने का तरीका क्या है इसके रूट्स के? अपन राइट वाले टर्म को x की पावर n एज्यूम कर लेंगे और इसको एज्यूम क्या कर लेंगे? e की पावर आयोटा 2k पाई, और n से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पावर 1/n ले लेंगे, है ना। उसके बाद k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक पुट करेंगे तो ऐसे कुछ बनते हुए हमें दिख जाएगा। ठीक बात है। इसके अलावा ये जो सारे रूट्स होते हैं, सारे के सारे रूट्स का मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा, पहला जो होगा सारे रूट्स का जो सम बनता हुआ दिखता है
अल्फा की पावर n माइनस वन, वो कितना आता है, 0 आता हुआ दिखता है ना। उसी तरह अगर आपने ये लिख लिया तो दूसरा जो होता है, सारे रूट्स का जो मॉडुलस होता है अल्फा की पावर n माइनस वन, ये सारा कितना होता है, 1 आता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, ऑल रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। कैसे होता है, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं ना। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो कितने रूट्स है, टोटल n रूट्स है, तो यहाँ पे एक रूट को हटा के n माइनस वन बाई टू, यानी n माइनस वन बाई टू रूट्स होंगे और उसके कॉन्जुगेट होंगे, तो टोटल हमारे पास इतने रूट्स होते बन जाएंगे, n रूट्स। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी जब आप लिखोगे, यानी जितने भी रूट्स है 1 माइनस अल्फा का मॉड इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड से लेके अल्फा की पावर n माइनस टू माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, इन सबका मॉड जो आता है एक सेम ही आते हुए दिखता है। और वो जो होता है एक साइड लेंथ होता है, किसका साइड लेंथ होता है, एन साइडेड पॉलीगन का, जो कि कहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड है, एक सर्कल में जिसका रेडियस कितना है 1 आते हुए दिखता है पहले। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ, सम ऑफ एन consecutive power of nth root of unity, nth root of unity is 0। n consecutive पावर्स का सम निकाल लो इन रूट्स का, हमेशा क्या आते दिखेगा, 0 आते हुए दिखेगा, राइट। इसके अलावा जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस 1 है, तो ये सारे के सारे जो रूट्स हैं इसी पे लाई करेंगे इक्वी डिस्टेंस पे। अगर एक रूट यहाँ पे 1 है, एक अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एक अल्फा क्यूब हो जाएगा, एक अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की पावर n माइनस वन, और ये ड्रॉ करेंगे तो क्या बनता हुआ दिखता है, एन साइडेड पॉलीगन। और इसकी साइड लेंथ भी अपन बता सकते हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल, किसी दो के बीच का एंगल हमें पता होगा, तो यहाँ पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये लेंथ हमें पता होगा विच इज 1, और ये एंगल भी पता होगा क्योंकि उनके बीच का एंगल पता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्या पूछ लेता है, समेशन की 3 साइड का लेंथ अपन में मतलब 4 साइड का लेंथ पूछ लेगा, तो रेशियो वगैरह पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है, इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है, तो सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक तरीका है, उसमें आप z को एज्यूम करोगे और LHS इक्वल टू RHS कर दोगे। तो z को एज्यूम क्या कर सकते हैं अपन, a प्लस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी पुट करोगे तो LHS में बन जाएगा a माइनस वन प्लस आयोटा बी, और ये बन जाएगा 3 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट जो हो जाएगा ये बन जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से a माइनस वन आ रहा है और राइट में बन जाएगा आयोटा बी इज इक्वल टू, इधर जो बनता हुआ दिख जाएगा ये बन जाएगा 3b प्लस 3 आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से a माइनस वन के इक्वल 3b एंड b इज इक्वल टू कितना जाएगा 3a, b इक्वल टू 3a पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू 3a पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 9a, तो ये हो जाएगा माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस a की जो वैल्यू आ जाएगी 1/8, तो फिर b की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3/8। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया विच इज 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 8 बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना, आपको a प्लस आयोटा भी इक्वेशंस बनाने हैं और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ माइनस आएगा, ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये -3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह भी देख सकते हैं। वेक्टर्स की तरह जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ दिस इज Z1, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ Z2। तो बेसिकली Z1 Z2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पोजीशन वेक्टर की तरह भी अपन ट्रीट
कर सकते हैं। तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक वेक्टर। अगर इसको तुम नाम दे दो ओ ए, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी बनता है पिक्चर। तो ये अगर डायगोनल आपको निकालना है, इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, या फिर ये डायगोनल वेक्टर बताना है, या फिर इसके हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। तो आपको पता है कि जो वेक्टर में अपन पढ़ते थे, वेक्टर में क्या होता था गाइस, ये डायगोनल कैसे मिलता था, इन दोनों वेक्टर्स का सम होता था। तो वैसे ही ओसी वेक्टर बोल सकते हो, या फिर इसको अगर मैं जेड एज्यूम कर लूं, ओसी वेक्टर, या फिर जेड जो आते दिख जाएगा वो क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? यानी इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ जो आएगी कितने जाएगी, मॉड Z1 प्लस Z2। वैसे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, है ना, इस साइड की लेंथ की बात करूं, तो हमारे पास AD वेक्टर जो आ जाएगा, ये आते हुए दिखता है हमें Z1 माइनस Z2 बनता हुआ दिख जाएगा। यानी इसकी जो लेंथ आती है ये आती है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम लॉ भी फॉलो करता है, ट्रायंगल ऑब्वियसली फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेगा, तो है ना। तो ये सिचुएशन हो गई। एडी की मॉडुलस की बात कर लो तो आपको मॉडुलस भी मिलते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इसी तरह से यहीं से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आती है जो वेक्टर में भी अपन ने देखा होगा कि बेसिकली ये जो साइड है, ये जो साइड है, इन दो साइड्स का सम है, इसका और इसका, तो पक्के से इनके सम, तीसरा जो साइड होता है इन दोनों के सम से छोटा होता है। तो आप एक इनइक्वालिटी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के मॉडुलस। वैसे ही एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इस डायगोनल वाला, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिफरेंस ऑफ साइड्स, ऐसा कुछ, है ना। वैसे ही ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी ये आपको सोचना पड़ेगा। ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब ओरिजिन Z1 Z2 क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। व्हेन origin Z1 and Z2 are collinear, या इन द सेम लाइन, है ना। ठीक बात है। इसके अलावा बात करते हैं रोटेशन थ्योरम की, कि रोटेशन ऑफ एक्सिस वगैरह कर देते हैं अपन, है ना। कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1, और Z1 से आपको कहाँ पहुंचना है, Z2 पे पहुंचना है, और इनके बीच का जो एंगल गिवन है वो क्या गिवन है, अल्फा गिवन है ना। तो आप इसको सॉल्व करने का जो तरीका, यानी Z1 को Z2 के टर्म में या फिर Z2 को Z1 के टर्म में आप लिख सकते हो। वो लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि मॉड Z1 जो होता है किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ Z2 के इक्वल होता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा प्लस अल्फा। तो यहां से आप यहां से यहां पहुंचना है, तो इसके और इसके आर्गुमेंट कितना इंक्रीज कर दे तो यहाँ पे Z2 पहुंच जाएंगे विच इज अल्फा। तो यहाँ से Z2 जो आते दिखता है वो आता है Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा बनता हुआ दिखता है। ठीक बात है। Z2 इज इक्वल टू Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z1 इज इक्वल टू Z2 e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा। इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो आपने Z1 को Z2 के टर्म में लिख लिया ना। तो बेसिकली जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो जो उनके बीच का एंगल है उसके पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई, मतलब ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है यानी क्लॉकवाइज अगर आपको आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव वाले एंगल से, विच इज ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, है ना। सिमिलरली अगर π/2 से रोटेट करना होता तो π/2 को रोटेट करने के लिए यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ जाता, π/2 आ जाता एंगल। तो ये जो वैल्यू होती है आयोटा बन जाती है ना। तो अगर π/2 से रोटेट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, आयोटा से या फिर माइनस आयोटा से। कौन से साइड, कौन से डायरेक्शन में रोटेट करना वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो टू rotate clockwise by alpha multiply with e raised to the power
आयोटा अल्फा। क्लॉकवाइज के लिए e रेज टू द पावर माइनस, टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज बाई अल्फा मल्टीप्लाई विथ e रेज टू द पावर माइनस प्लस e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, है ना। और वैसे अगर 90 डिग्री से रोटेट करना है, टू रोटेट विथ, टू रोटेट 90 डिग्री मल्टीप्लाई विथ आयोटा और माइनस आयोटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आयोटा, और क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो माइनस आयोटा। ठीक बात है। जैसे ये दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट में यहाँ पे दोनों के मॉडुलस क्या थे, सेम थे। यहाँ पे दोनों के मॉडुलस सेम नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको रोटेट करना है तो आपको पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा, इसके बीच में अभी भी एंगल मान के चल लेते हैं अल्फा है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास z1 अपॉन मॉड ऑफ z1, और इसका यूनिट वेक्टर बनाना हो तो ये बन जाएगा z2 अपॉन मॉड ऑफ z2। और क्योंकि इसको कितने से रोटेट करने पे ये मिल जाएगा अल्फा, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। तो यहाँ से z2 जो आता है ये आ जाएगा हमारे पास z1 अपॉन मॉड z1, और ये हो जाएगा मॉड z2 e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। तो ये ऐसे कुछ रोटेट हो सकता है। अभी भी यहाँ पे दोनों जो वेक्टर थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे, ओरिजिन से, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे थे। लिख लिया इसको। कहाँ घूमने गया था, पानी तो फुसर फुसर कौन बात कर रहा है भाई, इतना धीरे धीरे, मेरे को इरिटेशन होता है। या तो अच्छे से बात कर ले, नहीं तो ऐसे मत बात करिए, बहुत इरिटेटिंग है, सही बता रहा हूँ। थैंक्स। मैं भी बताऊंगा तेरे को जय मेंस के बाद, है ना, कि 99 होता है, 97 नहीं, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसमें रोटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर इनके बीच का एंगल मान के चलो कितना है, अल्फा है, तो वापिस अगर इसको रोटेट करना है तो दोनों वेक्टर को क्या बनाएंगे पहले अपन, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा ये बन जाएगा z1 माइनस जेड नॉट, अपॉन में हो जाएगा z1 माइनस जेड नॉट का मॉड, और ये जो बनेगा इसका यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा z2 माइनस जेड नॉट अपॉन z2 माइनस जेड नॉट का मॉड। इसको कितना से रोटेट करना है, अल्फा से, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, फिर ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आपने इस वेक्टर को या फिर इस वेक्टर को इसके टर्म्स में लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको रोटेट करना है और इनके बीच में एंगल अभी भी कितना है, अल्फा है, तो वापिस वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर जो बनता हुआ दिखेगा इस बार, ये वेक्टर को रोटेट करेंगे अल्फा से तो ये वाला बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से वापस यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू हो जाएगा z4 माइनस z3 अपॉन मॉड ऑफ z4 माइनस z3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। तो ये ऐसे कुछ हम रोटेट कर सकते हैं। इस पे जनरली क्वेश्चन कम आने के चांसेस है, बट ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ज्योमेट्री में सेकंड पार्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो बेसिकली आपको क्या सॉल्व करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मॉड ऑफ z1 माइनस z2 या फिर z2 माइनस z1, दोनों बातें क्या है, सेम बनते हुए दिखता है। ठीक बात है। इसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ये इंपॉर्टेंट है ना। या फिर इनइक्वालिटी की बात करें, या फिर जैसे भी यहाँ से अगर दो पॉइंट्स है हमारे पास z1 एंड z2, सपोज दिस इज z1 एंड दिस इज z2, इनको एक लाइन ज्वाइन कर दी है और इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है ना। तो मान के चलो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है z, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पक्के से क्या होंगे, सेम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, वो है z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनते हुए, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2।
तो Z1 और Z2 आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसा है ना। कभी कभी इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख देता है, Z2 माइनस Z1 लिख ले, है ना। तो Z2 माइनस Z लिखेगा तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन निकाल लोगे और माइनस मॉड से बाहर आएगा तो वो 1 बनता हुआ दिख जाएगा ना। कभी कभी कॉफिशिएंट्स दे देगा तो कॉफिशिएंट्स आपको देखना पड़ेगा कॉफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं ना। सर्कल के दो इक्वेशंस की बात करेंगे, जब एक सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इस सर्कल के ऊपर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई कर रहा है एंड दिस इज 0, तो हमें पता है कि इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर ये रेडियस बोल दे सर्कल का, तो z माइनस 0 इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z माइनस 0 का मॉडुलस जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, r के इक्वल होना चाहिए। तो दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल हैविंग रेडियस r, है ना। उसके अलावा सर्कल का सेंटर अगर z नॉट पे है तो z नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंड दिस विल बी z। तो यहाँ पे वापस इनका रेडियस r एज्यूम कर ले, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, r। तो ये हो जाएगा z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। वैसे ही इनइक्वालिटी के बारे में पूछा जा सकता है ना। इनइक्वालिटी की बात कैसे की जा सकती है कि यही अगर इक्वेशन ऐसे कुछ हो जाए कि z माइनस z नॉट का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r बन जाए, या फिर z माइनस जेड नॉट का मॉड इज लेस देन इक्वल टू r। ग्रेटर देन इक्वल टू r का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, यानी वो कौन सा रीजन है, बाहर वाला इंक्लूडिंग सर्कल का, है ना। और ये इनसाइड, ये क्या है, आउटसाइड, और ये क्या है, इनसाइड। और इसमें इंक्लूडेड कौन सा है, सर्कल की इक्वेशन में इंक्लूडेड है, ठीक बात है। तो ऐसे कुछ आप पहले बाउंड्री बनाओगे इनइक्वालिटी निकालने के लिए, फिर आप जो भी इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला की बात कर लेते हैं कि एलिप्स और हाइपरबोला के अपने पढ़ा है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस वाला एक डेफिनेशन होता था कि एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, जो टू फिक्स पॉइंट होते थे, फोकस होते थे, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता था। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल आता था, सेमी कांस्टेंट इज इक्वल टू मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल आता था, है ना। तो यहाँ पे अगर दो पॉइंट को मैं ऐसे लिख लूँ z1 और एक लिख लूँ यहाँ पे z2, और एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट कि उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं बोल देता हूँ d1 और इसको मैं बोल देता हूँ d2। तो d1 तो आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू, इसको मैं k बोल देता हूँ, है ना। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स, और ये एलिप्स तब रिप्रेजेंट करेगी जब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 सम ऑफ टू साइड्स पक्के से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, k से, ठीक बात है। अगर ये k से छोटा है तभी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज ये एलिप्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके अलावा इफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो हो जाए किसके इक्वल हो जाए, k के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तो k के इक्वल होने का मतलब z क्या होगा, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तभी ये तो z माइनस z1 और इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल आता देखिए। तो इस केस में क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2 आता है इस केस में, ठीक बात है। वैसे ही हाइपरबोला के केस में बात कर ले तो हाइपरबोला में आपको एक और डेफिनेशन पता होगा कि टू फिक्स पॉइंट से अगर किसी एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट और उसका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो दिस इज सपोज z1 एंड दिस इज सपोज z2, और एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट अगर ये डिस्टेंस निकाल लूं मैं, मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही थी इसको मैं कांस्टेंट ले लिया, इज इक्वल टू k, है ना। और ये जो k होता है ये एलिप्स तब रिप्रेजेंट ये हाइपरबोला तब रिप्रेजेंट करेगा जब मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये लिखा है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमेशा किससे छोटा होता है, थर्ड साइड से छोटा है। तो यानी बेसिकली ये जो z1 माइनस z2 ये तीसरा साइड है, ये बड़ा होना चाहिए किससे, k से बड़ा होना चाहिए, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरबोला। और अगर ये बड़ा नहीं है, इक्वल आ गया, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू k आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है
ए रे, एक रे रिप्रेजेंट करता है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, Z2 और Z1 से। यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 एंड Z2, है ना, ऐसे कुछ बनते हुए हमें दिखता है। ठीक है, पैराबोला से हमें क्या दिक्कत है, पैराबोला क्योंकि इसमें आता नहीं है ना। एक बात है, ये इंपॉर्टेंट है ना गाइस, और ये जो k होता है, ये k किसके इक्वल होता है, लिख लेना यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2a, है ना। और Z1 माइनस Z2 जो होता है, ये किसके बीच का डिस्टेंस होता है, फोकस के बीच का डिस्टेंस, विच इज 2ae, है ना। तो 2ae पता है आपको, और 2ae पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, b निकाल सकते हो। फोकस पता है एंड सब कुछ आई थिंक मिल जाएगा, है ना। सेम काम वहां भी वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है ना। वैसे ही इक्वेशन ऑफ रे की बात कर लेते हैं। तो रे की इक्वेशन जो होती है, किस रे की इक्वेशन अगर मेरे को निकालना है, तो कोई भी अगर इस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, सपोज ओ जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज कॉमन है कि इन सबका आर्गुमेंट कितना है, सेम है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बनता हुआ दिखता है, इसकी जो इक्वेशन आएगी ये बन जाएगी आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा। क्या ये बात ठीक है। और साथ साथ इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहां से आगे होता है, ये क्या होता है, ओपन सर्कल बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर जो रे है Z0 से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है कि अगेन वापस ये वेक्टर बना लो, ये वेक्टर बनता हुआ दिखेगा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z0, और ये जो रे बनता हुआ दिखता है, ये जो इक्वेशन, ये इसको ही मैं मान के चलता हूँ अल्फा है, तो ये कितना आता दिखेगा, अल्फा। तो ये रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, Z0 से, इसमें भी Z0 वाला पॉइंट नहीं है। ठीक बात है। वैसे ही अगर इस रे की इक्वेशन बतानी हो आपको, ये तो ऊपर वाले रे की है, इस नीचे वाले रे की इक्वेशन बतानी है, तो इस नीचे वाले रे की इक्वेशन बताने के लिए इसका आपको आर्गुमेंट देखना पड़ेगा। तो इसका आर्गुमेंट जो आएगा, ये कितना एंगल है, -पाई, और ये एंगल कितना है, अल्फा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा, तो ये कौन सा वाला रे है, अपोजिट डायरेक्शन वाला रे, इसमें भी ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक बात है, लिख लिया इसको, लिख रहा है तो आएगा तुम्हारे टाइम में, फिर उसके बाद लोग बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट। पैराबोला पर नहीं, मेरे टाइम पे ऐसा सरप्राइज नहीं मिला कि मेरे से तो सरप्राइज मिल गया था, पैटर्न ही चेंज हो गया था ना। इक्वेशन ऑफ आर की बात कर लेते हैं ना, कि अभी तक, हाँ इस पे है, इस पे एडवांस के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तब आइडिया रहेगा किस पे है, क्योंकि तुमने भी प्रॉपर एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं नहीं ना, थोड़े थोड़े करे हैं ना। तो यहाँ पे आर के अगर पूरे सर्कल के इक्वेशन की बात करते थे अपन ज्योमेट्री में, यहाँ पे अगर आर की इक्वेशन लिखना चाहे तो आपको एक चीज इसमें कांस्टेंट दिख रही है। क्या कांस्टेंट दिख रही है, कि इस पे कोई भी अगर आप सेगमेंट बनाओगे तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, हमेशा फिक्स आते हुए दिखेंगे, विच इज, अगर ऊपर वाला एंगल अल्फा मार्क कर रखा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा आते हुए दिखेगा। ये सारे एंगल क्या हो गए, अल्फा। तो अगर मैं इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर z एज्यूम कर लूं, तो इसको भी सेम रोटेशन की तरह देखना है, कि अगर मान के चलो इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी आगे, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल कितना है, अल्फा। तो आप एक वेक्टर बनाओगे, इस वेक्टर से कहां पे पहुंचना है, इस वाले वेक्टर पे, कैसे किस डायरेक्शन में मूव करें अपन, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप पहले ये वाला वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लो। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर बनाओगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा, कि अगर मैं इसको, इसका आर्गुमेंट लिखूं इस वाले का, तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, इसको मैं ऐसे वेक्टर बना सकता हूँ z माइनस Z2, है ना। और वैसे ही अगर मैं इसका आर्गुमेंट लिखना चाहता हूँ इस वेक्टर का, तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1, राइट। अब आपको पता है कि किसका आर्गुमेंट ज्यादा है, इस वाले वेक्टर का आर्गुमेंट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, अल्फा से। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो किधर अल्फा ऐड करना चाहिए, इधर अल्फा ऐड करना चाहिए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो आर्गुमेंट का एक फॉर्मूला होता है, लॉग की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये बन जाएगा z माइनस जेड टू अपॉन z माइनस जेड वन इज इक्वल टू अल्फा बनता हुआ दिख जाएगा। तो बेसिकली ये वाला ये क्या आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस पर डिपेंड करता है कि मेजर आर्क है, माइनर आर्क है या फिर सेमी सर्कल है। अगर अल्फा की वैल्यू माइनर आर्क में क्या होता है, माइनर आर्क कितना एंगल सब्टेंड करता है, लेस देन पाई बाई टू। तो अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन पाई बाई टू है एंड ग्रेटर देन जीरो है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनर आर्क। मेजर आर्क का मतलब क्या है कि ये अपन ने उल्टा लिख दिया ना, माइनर आर्क मतलब छोटे वाला आर्क की बात हो रही है। छोटा वाला आर्क यानी अल्फा की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू पाई हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा एक। वैसे ही अगर मैं मेजर आर्क की बात करूं तो मेजर आर्क कब बनता है, जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू। एंड सेमी सर्कल कब बनेगा, जब अल्फा इज इक्वल टू ये बनता हुआ दिख जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू बनता हुआ दिख जाएगा। इसको यहाँ पे इरेज कर लेना है ना, और यहाँ पे बनता हुआ गया अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो आपको दिख रहे होंगे कि दो एंगल अभी भी छूट रहे हैं। कौन कौन से एंगल छूट रहे हैं, जीरो और पाई। तो जीरो और पाई पे क्या होगा, तो जीरो और पाई पे क्या बनता हुआ दिखता है कि अगर आप में कोई भी इधर इस लाइन ज्वाइनिंग पे आपने जेड एज्यूम कर लिया, कोई भी लाइन ज्वाइनिंग में यहाँ पे जेड एज्यूम कर लिया, तो इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट, इन दोनों के आर्गुमेंट में कितने का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है ना। और कोई पॉइंट इधर आ गया तो इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट, दोनों का आर्गुमेंट क्या है, सेम है। तो जब जीरो और पाई होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो किसको ज्वाइन करेगा, z1 एंड z2 को ज्वाइन करता हुआ दिखेगा। तो फॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो और पाई, तो यहाँ पे लिख लो क्या होता है। इस केस में हमारे पास बनता हुआ दिखता है फॉर अल्फा इक्वल टू जीरो, रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 एंड z2 फ्रॉम z1 एंड z2। और पाई के केस में क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। z1 और z2 को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक बात है। तो ये आर्क की बात हो गई। इसके अलावा बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में तीन तरह के इक्वेशन पढ़ते हैं, इसमें भी इक्वेशन थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है कि इस लाइन में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, z1 और z2 हमारे पास गिवन है ना, तो इसकी अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या निकाल सकते हो कि अगर इसका आर्गुमेंट लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 है ना, और फिर एक और आर्गुमेंट लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। इन दोनों के आर्गुमेंट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आता दिखेगा इस, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो दोनों का आर्गुमेंट कितना होगा, जीरो, और यहाँ पे पॉइंट है तो दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा। क्या बात समझ, और इधर भी होगा तो कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ जीरो और पाई, राइट। तो जीरो और पाई लिखने से ये क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू जीरो और पाई। तो जीरो और पाई का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जीरो और पाई का मतलब वो कैसा है, प्योरली रियल है। कैसा है वो, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया कि प्योरली रियल है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता दिखेगा, जीरो आते दिखेगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिख लेना यहाँ पे प्योरली, तो यहाँ से z माइनस z1 अपॉन में हो जाएगा z माइनस z2 इज इक्वल टू z माइनस z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बात ठीक है। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट वाला तरीका। ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल का एरिया कितना है, जीरो है, तो ये बन जाता है यहाँ पे z z1 z2 z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट 1 1 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन अपन ऐसे कुछ लिख सकते हैं। नहीं होता है ट्रायंगल का एरिया, है ना।
मैंने बोला कि इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है ना, अब तो हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया भी निकाल लेंगे ऐसे करके। इसके अलावा अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए अगेन जैसे अपन लाइन की इक्वेशन लिखते थे ना, और वेक्टर में जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते थे कि एक पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं। पैरेलल वेक्टर कैसे बनेगा, Z2 माइनस Z1, एक वेक्टर बन गया हमारे पास। कौन सा वेक्टर बना, ये वाला। एक और वेक्टर बना लेता हूं मैं, और ये हो जाएगा Z माइनस Z1। क्या ये बात ठीक है? अब ये इसमें कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये एक वेक्टर बनाए। कोई एक नंबर t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा t तो जरूरी होगा, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू, और यहाँ से ये बनता हुआ दिख जाएगा, और TZ2, और ये बन जाएगा माइनस और TZ1, और ये बन जाएगा प्लस Z1 बनता हुआ दिख जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो TZ2 प्लस 1 माइनस TZ1 अपॉन में क्या लिखा है, T प्लस 1 माइनस T। तो इसको ऐसा देख के लग रहा है ना कि शायद सेक्शन फॉर्मूला भी लिखा है ना। क्या बात है, T की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, और टी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कैसा होगा, इंटरनल। यानी टी की वैल्यू लेस देन 1 के मतलब इसके बीच वाले पॉइंट्स होंगे, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे इसके बाहर वाले पॉइंट्स आते हुए दिखेंगे। क्या ये बात ठीक है? तो ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन दिखती है वो दिखती है हमारे पास जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। कहीं आपको ऐसी लाइन दिखे तो पहचान तो नहीं पाओगे, बट फिर भी आप क्या करोगे, सिंपली z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर देना, फिर आप पहचान दोगे कि एक लाइन ही है ना। बट ये लिख के लिए रखो और कुछ नहीं। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो जिसकी वैल्यू हमें नोन होगी, बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसकी वैल्यू एक नोन होगी, और z क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।